एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम कर रहे हैं राज्य दर्शन की क्लास थर्ड, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पंजाब। पंजाब से रिलेटिव आज हम बात करेंगे। पंजाब में कुछ ऐसे पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सभी पॉइंटों पर यहाँ डिस्कशन करेंगे। चलो जी, उससे पहले जो भी भाई मेरे चैनल पर नया आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना। क्लियर भाई? और वीडियो अच्छी लगे तो अपने साथ दोस्तों में शेयर जरूर करना। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन बनता है कि पंजाब कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है। नंबर एक, पंजाब जो है, पहले एक मैं बात बताना चाहूंगा कि पंजाब, पता है, भारत में बहुत छोटा सा हिस्सा है। पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। किसमें? पाकिस्तान में। भाई पाकिस्तान का निर्माण कैसे हुआ, एक चीज समझो। पाकिस्तान में तीन वर्ड मिले हुए, पाक, की और आदि स्थान। पा का मतलब पंजाब, के का मतलब कश्मीर, स्थान का मतलब हिंदुस्तान का टुकड़ा। तो पाकिस्तान का निर्माण तीन भागों से मिलकर हुआ है, इस बात को याद रखना। तो पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा कहाँ पर है? हमारा पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा आपका पाकिस्तान में है। पंजाब राज्य से ही पांच बड़ी, जब पाकिस्तान नहीं हटा था ना भारत से, तो पांच बड़ी जो नदियां थी वो पंजाब से ही होकर जाया करती थी। इसे पंच नदियों का भी राज्य कहा गया है। क्लियर है भाई? पंच नदियों का भी राज्य इसे कहा जाता था पहले। पहले कहा जाता था, बट दो नदी, जब भारत का और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो दो नदी, हमारी जो दो नदी थी, चिनाब और झेलम, कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। जैसे पहले रावी, समझना, रावी, ब्यास और सतलज, झेलम और चिनाब, पांच नदियों का मेल था पहले, विभाजन से पहले। जब विभाजन नहीं हुआ था तो रावी, ब्यास, सतलज और झेलम और चिनाब नदी, पांचों नदी पंजाब से होकर जाया करती थी। बड़ा संपन्न राज्य था। बट जैसे ही पाकिस्तान हटा हमसे, तो पंजाब का आधा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तान के साथ जाती जाती एक झेलम और चिनाब नदी पाकिस्तान के हिस्सा में चली गई। तो भारत में क्या नदी रह गई जो पंजाब से गुजरती हैं? रावी, ब्यास और सतलज। ये तीन नदियां रह गई केवल, रावी, ब्यास, सतलज। और उसके बाद आपकी झेलम और चिनाब कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनता है कि विभाजन से पहले पंजाब से कितनी नदी गुजरती थी? तो आप कहोगे पांच। नाम याद रखो, रावी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब। और विभाजन के बाद में कितनी नदी गई? भाई रावी, ब्यास, सतलज, झेलम और चिनाब कहाँ चले गई? ये तो बेचारी पाकिस्तान में चली गई। ये कहाँ चली गई? पाकिस्तान में चली गई। क्लियर? यहां से पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसका अगले पॉइंट की बात करते हैं, कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भाई यहां से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पंजाब जो है हमारा कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। कौन कौन से? पहला नंबर जम्मू एंड कश्मीर के साथ, पहला पॉइंट। दूसरा चंडीगढ़ के साथ, चंडीगढ़ के साथ। नंबर तीसरा हिमाचल प्रदेश के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ। फिर तीसरा राजस्थान के साथ, राजस्थान। हिमाचल के साथ करता है, राजस्थान के साथ करता है, हरियाणा के साथ, हरियाणा। कितने राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है? भाई हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, राजस्थान और आपका हरियाणा। पांच राज्यों से ही अपनी सीमा साझा करता है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? पंजाब कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? तो राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तीन राज्यों से ही अपनी सीमा साझा करता है। अगर आ जाए कितने केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है? तो भाई जम्मू कश्मीर और ये आपका चंडीगढ़ कौन से? ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहां से पॉइंट को याद रखना। दो क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? अगर ये क्वेश्चन पुटअप करता है तो आप सीधा कहोगे पांच राज्यों के साथ सीमा, तीन राज्यों के साथ सीमा का साझा करता है। कहता है कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है? तो आप कहोगे दो केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है भाई? पंजाब के दो तीन पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं बात करना चाहूंगा पंजाब के बारे में। पंजाब भाई है कैसा? भाई पंजाब की बात ही अलग है। पंजाब बहुत बढ़िया शहर है, देखने में भी, हर चीज में बहुत गजब शहर है। यहाँ का नेचर, कल्चर सभी डिफरेंट है। पंजाब का नेचर अलग है, कल्चर अलग है, सब चीज़ अलग है। कहने का मतलब यार, पंजाबियों की तो बात ही अलग है। पंजाब राज्य की बात अलग है। देखो कपल्स के फोटो ले ली भाई, इनके शादी ब्याह होते हैं ना, उनके भी अलग ही रुतबा होता है। भाई अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, इसका भी एक अलग ही रुतबा है। और एक शादी ब्याह का मैंने बता ही दिया, ये सारी चीज़ें नहीं। यहाँ से एक बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, खालिस्तान। खालिस्तान, इसकी मैं कहानी बताऊंगा। खालिस्तान 1984 में इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी ना, इंदिरा गांधी, वो इसी
के चक्कर में हुई, खालिस्तान के चक्कर में। खालिस्तान के चक्कर में ही इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, इस बात को आप याद रखना। क्लियर? खालिस्तान की मांग कर रहे थे, उसके चक्कर में इनकी मृत्यु हुई, बताऊंगा। उससे पहले इसके कुछ पॉइंट देख लो, उस पॉइंट पर बात करते हैं। नंबर 1, अब पहले हम पॉइंट की बात करते हैं, बाद में बात करेंगे इनकी, जो होगा बाद में बताएंगे, पहले इसके पॉइंट की बात करो। चलो जी भाई, पॉइंट की बात करते हैं। पंजाब राज्य का गठन कब हुआ? पहला क्वेश्चन ये बनता है 1 नवंबर 1966 में। 1 नवंबर 1966 में, 1 नवंबर 1966 में क्या बना? हमारा पंजाब राज्य बना। पंजाब राज्य की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब राज्य की राजधानी है। उसके बाद भाई साहब और देखते हैं, जिले कितने हैं? जिले हैं इसमें 22 जिलों को लिए बैठा है। और क्षेत्रफल कितना है? 50,362। 50,362 ये क्या ले बैठा है? क्षेत्रफल ले बैठा है। देखो, स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 में। राजधानी चंडीगढ़। जिले कितने हैं? 22 जिले। क्षेत्रफल कितना है इसका? 50,362 में इसका क्षेत्रफल है। क्लियर भैया? यहाँ से ये तुम्हारी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। मैंने एक बात बताई, अभी एक क्वेश्चन बोला था आपको, खालिस्तान की जो मांग हुई थी वो पंजाब में ही हुई थी। यहाँ से खालिस्तान के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी पूछ लेती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं खालिस्तान का जो वो था वो किस कारण बस हुआ था, खालिस्तान पे जो हुआ था। तो खालिस्तान पहले जब देश बंटवारा हुआ, पंजाब का बंटवारा हो गया भाई, पंजाब आधा पाकिस्तान में चला गया, तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो पंजाब समुदाय के कुछ लोग थे, उन्होंने क्या करा कि भाई हमारा भी एक अलग देश होना चाहिए। जब पाकिस्तान को हमने हमारा इतना बड़ा हिस्सा दे दिया तुमने, तो जब पाकिस्तान को इतना बड़ा हिस्सा दे दिया तो पंजाब भी तो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो पंजाब को एक अलग देश बनाओ। एक अलग ही खालिस्तान की मांग होने लगी। किसकी मांग होने लगी? खालिस्तान की। खालिस्तान की मांग होने लगी थी। खालिस्तान की मांग होने लगी। खालिस्तान की मांग ने भाई इतना विद्रोह कर दिया, इतना विद्रोह। गदर मूवी देखिए, गदर 1 जो देखिए, वहाँ देखा हिंदू सिखों में जो वहाँ काटा पीटी होती है, वो जब देश बंटवारा होता है तो पंजाबियों ने क्या कर दिया था। गदर मूवी के स्टार्टिंग में देखते हैं तो वहाँ पंजाबी तो फाइट कर रहे थे, पंजाबियों ने तो फाइट करी थी वहाँ बहुत ज़्यादा। तो उसी बीच जब देश का बंटवारा हो गया, देश बंट गया, तो इन खालिस्तानियों ने, कुछ पंजाबी समुदाय के लोग थे, उन्होंने क्या किया कि खालिस्तान की मांग करने लगे कि पंजाब को एक अलग राज्य बनाओ। ये बात इतनी फैल गई जिसका कुछ जवाब ना। इस बात में ना इंदिरा गांधी को अपनी जान भी देनी पड़ गई थी। ये थी एक राष्ट्रवादी कहानी। क्लियर? देखो, खालिस्तान में ये है स्वर्ण मंदिर, ये वहां का सबसे पवित्र मंदिर है। ये वहां का पंजाब का सबसे पवित्र मंदिर है। अमृतसर में ये मंदिर है, सबसे ज्यादा पवित्र मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कुछ बातें मैं बताता हूं। सिखों के जो सबसे पहले गुरु हुए थे, गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना करी। फिर इसके बाद 10 गुरु हुए थे। 10 गुरु, टोटल कितने गुरु हुए सिख समुदाय में? 10 गुरु हुए हैं। 10 गुरु, पहले गुरु नानक जी जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना करी, सिख धर्म बनाया। अब इससे कई क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं। जैसे इनके एक गुरु थे, चौथे नंबर के गुरु, 4th नंबर के गुरु थे, 4th नंबर के गुरु थे, जिनका नाम था भाई साहब रामदास। क्या नाम था? रामदास। आ जाता है क्वेश्चन, रामदास जी ने अमृतसर शहर की स्थापना करी। अमृतसर आता है। अमृतसर शहर किसने बसाया था? तो इनका आंसर क्या होगा? रामदास जी ने बनाया था। रामदास जी ने अमृतसर शहर बसाया, और अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर में जो काम कराया, बनाया था, वो इनके 5वें गुरु थे, अर्जुन देव। 5th नंबर के जो गुरु हुए इनके, अर्जुन देव ने क्या किया? इस मंदिर का काम चलाया, और ये बनकर मंदिर कब तैयार हो गया? 1605 ईस्वी में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। 1605 ईस्वी में। इस कॉन्सेप्ट को यहां समझना। खालिस्तान से लिंक कर रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन। कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए। 4th नंबर के गुरु ने अमृतसर शहर बसाया। 5th नंबर के गुरु ने अर्जुन देव थे। 5th क्वेश्चन यहीं से आ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से नंबर के गुरु ने अमृतसर का जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर बनवाया था? तो 5th नंबर के गुरु थे, जिनका नाम था अर्जुन देव। कब बनवा के खड़ा करा? 1605 में। अर्जुन देव की जो मृत्यु कराई थी भाई, वो कराई थी जहांगीर ने। अर्जुन देव की मृत्यु किसने करी थी? जहांगीर ने। अर्जुन देव की मृत्यु किसने करी थी? जहांगीर ने। ये कॉन्सेप्ट आपको यहां तक याद रहेगा। उसके बाद ये जो सोने का छत्तर इस पर चढ़ रहा है, पूरे मंदिर पर छत्तर जो सोने का चढ़ रहा है, ये चढ़वाया था रणजीत जी ने। किसने? रणजीत सिंह ने। ये एक राजा थे, उन्होंने क्या किया? रणजीत सिंह ने इस पर सोने का
छत्र चढ़ाया। कई चीज़ें यहाँ से क्लियर होंगी। खालिस्तान, जो खालिस्तान की मांग हुई थी वो किस राज्य में हुई थी? पंजाब राज्य में हुई थी। गुरुओं का में सिखों के कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। प्रथम गुरु गुरु नानक देव। उसके बाद अमृतसर शहर किसने बनाया? 4th नंबर के गुरु थे जिनका नाम क्या था? रामदास जी। उसके बाद मंदिर का निर्माण किसने कराया? अर्जुन देव जी ने। कौन से नंबर के गुरु थे? 5th नंबर के गुरु। कब बनकर तैयार हुआ? 1605 में। अर्जुन देव की मृत्यु किसने कराई? जहांगीर ने। स्वर्ण मंदिर पर सोने का छत्र, ये जो छत्र सा दिख रहा है तुम्हें गोल्ड गोल्ड, ये गोल्ड की चढ़त किसने करवाई? रणजीत सिंह ने करवाई। अब मैं बात करना चाहूंगा खालिस्तान के ऊपर ही बात करना चाहूंगा। जब पंजाब में ये बात होने लगी कि अलग पंजाब की बात हो, तो उस समय राज करते थे मुख्यमंत्री जो थे, हमारे प्रधानमंत्री जो थे, इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी भाई खालिस्तान को लेकर बहुत ज़्यादा विद्रोह हो रहा था पंजाब में, तो विद्रोह को दबाने के लिए उन्होंने क्या किया? एक ऑपरेशन चलाया, जिस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार। याद रखना, पेपर में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, इंदिरा गांधी ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो भैया उस ऑपरेशन का नाम था ब्लू स्टार। ब्लू स्टार ऑपरेशन था। BLU, ब्लू स्टार नाम से एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में क्या था कि जो खालिस्तान की मांग कर रहे थे, जिनके जो उच्च अधिकारी थे, जिनके कहने पे ये विद्रोह हो रहा था, वो लोग सभी मंदिर परिषद में छुपे हुए बैठे थे। तो भैया इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दे दिया, आर्मी सीधी इस मंदिर में घुस गई। और आर्मी जब पहले नंबर, किसी धार्मिक स्थान पे तुम जूते पहन कर नहीं जा सकते, हथियार साथ लेकर नहीं जा सकते, पर भाई आर्मी है, वो तो विद्रोह को शांत करने के लिए घुसी थी। इंदिरा गांधी के कहने पर वो इस मंदिर में चले गए और उन्होंने ब्लू स्टार नाम से ऑपरेशन से वहां पे जो विद्रोही थे, जो विद्रोह फैला रहे थे, उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी। कहने का मतलब यह है कि मंदिर को भी बहुत ज्यादा क्षति हुई, नुकसान हुआ। इससे गुस्सा कर भाई इंदिरा गांधी ने तो ये काम कर दिया। ये काम कब हुआ? ये काम हुआ था भाई 1 जून सन 1984 में। तो बात करनी बात हुई, और 3 और 6 जून के बीच में 1984 में भाई साहब यहाँ खालिस्तान के जितने लोग हैं उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चली, मंदिर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। कहने का मतलब जो विद्रोही है वो तो खत्म हो गई, इंदिरा गांधी अपनी सेफ बची रही, पर वहां के जो लोग थे पंजाब में, भाई अपने मंदिर के प्रति श्रद्धा होती है। मैं मंदिर को पूछता हूं, अगर कोई मंदिर में मेरे सामने कोई बदतमीजी करे तो मैं उसको डांटूंगा, चिल्लाऊंगा, भाई क्या कर रहा है। उसी तरीका से भाई यहाँ पर जो क्षति हुई, कहने को तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं कहा, पर वहां के समुदाय के जो लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उनके माइंड में ये बातें चढ़ गई कि ये काम किसने कराया? इंदिरा गांधी ने। तो भाई साहब इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड थे 2, सतवंत सिंह। कौन से? सतवंत सिंह। एक तो सतवंत सिंह है और एक है भाई साहब आपके सतवंत सिंह और बींद सिंह। कौन? बींद सिंह। इन दोनों ने ना भाई गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की हत्या कब करी गई? इंदिरा गांधी की हत्या हुई 31 अक्टूबर 1984 में। 31 अक्टूबर 1984 में सतवंत सिंह और बींद सिंह नाम के 2 बंदों ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। ये दोनों सिख समुदाय से थे। इन्होंने गोली क्यों मारी? इनको एक ही बात की ठेसी। किस बात की ठेस? कि हमारे धार्मिक स्थान पर आपने गोली चलवाई, नरसंहार करवाया, लोगों को धार्मिक स्थान पर ऐसे काम ना करवाने चाहिए। पर वहां के जो खालिस्तान की जो डिमांड करते वो एक सुरक्षा कवच बनाकर इसके अंदर बैठे थे कि भाई जब हम इसके अंदर बैठे तो कोई भी यहाँ गोली ना चल सके, कुछ भी ना हो सकता है। तो उनके अंदर भी राजनीति थी। पर इंदिरा गांधी ने ऑर्डर पर भाई मंदिर को भी क्षति हुई, तो इनके अंदर वो भावना पैदा होगी कि इन्होंने हमारे धार्मिक स्थान पर नुकसान पहुंचाया। तो इन दोनों भाई बंदों ने, पुलिस में थे, पुलिस बॉडीगार्ड थे, 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु कर दी। क्लियर है भाई? यहाँ से कुछ चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी। उसके बाद आगे चलते हैं। चलो अभी हम थोड़ा सा फिर अपने टॉपिक पर चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है। चलो जी, ये हैं यहाँ के गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री जी। कौन है? गवर्नर साहब और मुख्यमंत्री जी। इनके बारे में देखो, यहाँ के जो प्रेजेंट में जो गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये जो गवर्नर हैं ये हैं बनवारी लाल पुरोहित। यहाँ के जो प्रेजेंट गवर्नर है वो कौन है? बनवारी लाल पुरोहित जी यहाँ के प्रेजेंट में गवर्नर है। और भगवंत मान, ये यहाँ के कौन है? चीफ
चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान है, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल है। ये किस पार्टी से है, ये आप पार्टी से, आम जनता पार्टी जो है, आम झाड़ू वाली जो पार्टी है, चुनाव चिन्ह जिसका झाड़ू है, उसके ये मुख्यमंत्री वो हैं, मुख्यमंत्री। क्लियर भाई, ये कॉन्सेप्ट यहाँ के क्लियर हो गए। यहाँ के जो मुख्यमंत्री वो हैं, गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित है, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है भगवत मान, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर मैं क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूँ कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है भारत का, तो ये है भैया आपका 16वां राज्य। कौन सा राज्य है, 16वां राज्य है। कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से है 16वां राज्य, 16वां राज्य, ये आपको याद रखना। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर लगता है, हाई कोर्ट, यहाँ का हाई कोर्ट लगता है भाई साहब, कोर्ट, हाई कोर्ट लगता है आपका चंडीगढ़ में। कहाँ लगता है, चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में यहाँ का हाई कोर्ट लगता है बड़े भैया। उसके बाद विधानसभा में जो सीट है यहाँ की, विधानसभा में आपकी जो सीट है 117 विधानसभा, विधानसभा में कितनी सीट है आपकी, 117 विधानसभा में। लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में कितनी सीटें बड़े भैया यहाँ पर, लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 7। कितनी है, राज्यसभा में टोटल 7 सीटें। यहाँ से कुछ चीज़ें देखते हैं। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है, ये 16वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। हाई कोर्ट कहाँ पर है, चंडीगढ़ में। विधानसभा कहाँ पर है, विधानसभा की सीट कितनी है, 117। लोकसभा की सीट कितनी है, 13। राज्यसभा की सीट कितनी है, 7। क्लियर है भाई, ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। चलो जी अगला टॉपिक देखते हैं इसका। अगला टॉपिक है राज्य, पक्षी, पोर, ये वाली चीज़ें भाई। राजकीय चिन्ह भी तो होंगे ना। अब देखो, अगर मैं राज के पक्षी की बात करता हूँ तो पक्षी कौन सा है, बाज। राज के पक्षी कौन सा, बाज, यहाँ का राज्य पक्षी है। अगर मैं कहता हूँ पशु की, तो ये ब्लैक डक, काला हिरन। कौन सा, काला हिरन, ब्लैक डक, यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय पक्षी कौन सा, बाज है। राजकीय है वो जो है काला हिरन है। और राजकीय वृक्ष की बात करूं तो शीशम, शीशम है भाई। शीशम को तो जो गांव के लोग होंगे वो जानते होंगे। शीशम एक पेड़ होता है, शीशम है। और भाई साहब जो फूल है यहाँ के, फूल का वो है राजकीय पुष्प कहा जाएगा गिलोडी। मैं लिख दे रहा हूँ ग्लेडियोलस, ये यहाँ का राजकीय पुष्प है। चलो जी बात करते हैं राजकीय पक्षी की बात करूं तो बाज, राजकीय जानवर की बात करूं, पशु की बात करूं तो काला हिरन, राजकीय वृक्ष की बात करूं तो आपका शीशम, और राजकीय पुष्प की बात करूं ग्लेडियोलस है। क्लियर भाई। उसके बाद बात करता हूँ नेशनल पार्क की। नेशनल पार्क कौन कौन से हैं यहाँ पर, नेशनल पार्क की बात करते हैं। लो जी नेशनल पार्क की बात करें, नेशनल पार्क आ गए। ये नेशनल पार्क है यहाँ पर। कुछ नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, पेपर में कई बार पूछ लिए गए हैं, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 अबोहर, 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 ये पेपर में पूछ लिया अबोहर नेशनल पार्क। पेपर में कई बार पूछा गया अबोहर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो भैया जी अबोहर नेशनल पार्क आपका है पंजाब में। उसके बाद आता हरीके, हरीके नेशनल पार्क भी है यहाँ पर, दूसरा हरीके नेशनल पार्क है। आगे की बात करूं भैया जी, यहाँ पर है झज्जर बछौली, झज्जर बछौली, झज्जर बछौली ना, हाँ बछौली, झज्जर बछौली नेशनल पार्क है। आगे की बात करूं भैया जी, यहाँ पर आपका वीर मोती बाग, वीर मोती बाग, वीर मोती बाग यहाँ पर है। आगे एक और की बात करता हूँ भैया, इंपॉर्टेंट है, सभी आए हुए हैं, बहादस, वीर बहादस। चलो जी नेशनल पार्क की बात करूं तो अबोहर नेशनल पार्क यहाँ पर है, हरीके नेशनल पार्क यहाँ पर है, झज्जर भजौली नेशनल पार्क, वीर मोती बाग। वीर, देखो वीर की तो पहचान है, कोई भी नेशनल पार्क वीर से स्टार्ट नहीं है। अगर नेशनल पार्क में आपसे वीर आ जाए और पंजाब, सीधा वो पंजाब से रिलेटिव कर देना। क्लियर। हरीके, ठीक है, झज्जर बछौली, ये यहाँ के 5 फेमस क्या है भैया जी, नेशनल पार्क हैं। उसके बाद मैं आगे बात करना चाहूँगा, आगे मैं बात करना चाहूँगा, चलो नेशनल पार्क से आगे बात करना चाहूँगा यहाँ के भाई त्योहारों की। किसकी, त्योहारों की। तो भाई साहब पंजाबी एक ऐसे हैं, हर त्योहार में मज़ा लेते हैं ये, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता त्यौहार है या ना, पर मज़ा लेने इनकी एक क्वालिटी, ये बड़े दिलखुश आदमी होते हैं। त्यौहार की बात करूँ तो इनके बैसाखी,
बैसाखी, बैसाखी, लोहड़ी, बैसाखी, लोहड़ी। ये बैसाखी और लोहड़ी को तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी तरीक़ा से बनाते हैं। कहाँ के वो हैं ये दोनों? पंजाब के। उसके बाद में आपका गुरु पर्व, गुरु पर्व, गुरु पर्व। और भाई साहब आपका गुरु पर्व बना दें रविदास, रविदास जयंती, बड़े प्यार से बनाते हैं। रविदास जयंती बड़े प्यार से बनाते हैं, रविदास जयंती। और एक आपका तीज, तीज। ये 5 त्योहार ऐसे हैं जो ये बड़े उल्लास के साथ बनाते हैं। कहने का मतलब यार पंजाबियों की तो एक क्वालिटी है, त्योहार कोई सा भी हो बनाएंगे बड़े मज़े से, रंग बिरंगे कपड़े पहन कर, अलग ही क्वालिटी होती है इन लोगों की। तो हमें याद रखना है यहाँ के त्योहार कौन से? बैसाखी, लोहड़ी, गुरु पर्व, रविदास जयंती और तीज। इसमें से पेपर में जो पूछा गया है वो पूछा गया है बैसाखी कौन सा राज्य बनाता। तो ये बैसाखी नॉर्मल, ये बैसाखी तो भाई पंजाब बना, तो बच्चों को भी याद होगा। ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को भी याद रहती हैं। चलो जी, यहाँ पर एक शब्द लिखा बैसाखी, मैंने एक शब्द लिखा था बैसाखी, आगे बताऊंगा इसका, इससे आगे देखते हैं। अब भाई साहब अगर मैं यहाँ के नृत्य की बात करूँ तो नृत्य भी यहाँ पर बहुत अच्छे नृत्य हैं, जिनमें ये नृत्य तो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन सा? ये वाला और ये वाला। नंबर 1 अगर नृत्य की बात करूँ, भांगड़ा, भांगड़ा यहाँ का नृत्य बहुत फेमस है। भाई कोई भी शादी में जाओ और भांगड़ा ना बजे, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा तो कभी हुआ नहीं और ना ही होगा। उसके बाद गिद्दा, गिद्दा पेपर में पूछ लिया गया गिद्दा कहाँ का वो है नृत्य है, तो ये पंजाब का है। जागो, जागो, झूमर, जागो, झूमर, झूमर यहाँ का वो है नृत्य है। और एक है गटका, गटका तो कई बार पेपर में पूछा गया, गटका कहाँ का है? मैं बताऊंगा गटका क्या है, देखो समझना। देखो भांगड़ा आपको याद है, भांगड़ा कहाँ होता है? पंजाब में। गिद्दा पाले ये कहाँ होता है? पंजाब में। जागो कहाँ होता है? पंजाब में। झूमर पंजाब में। गटका, ये जो यंत्र है, ये जो यंत्र चला रहा है ये लड़का, इसको कहते हैं गटका। तुम कभी पंजाबियों की रैली देखना, उसमें ना आपको लठबाजी, तलवारबाजी सब चीज़ दिखाते हैं। इस तरीके के भी वो उनके पास यंत्र होते हैं जिन्हें घुमा घुमा के दिखाते हैं। ये होता है गटका, ये वहाँ का नृत्य है भाई। क्लियर? गटका वहाँ का क्या है? नृत्य। चलो जी आगे देखते हैं, अगली उस पर क्या है। नृत्य हो गए। ये है भाई यूनेस्को की इस पर धरोहर, चंडीगढ़ में यूनेस्को की धरोहर में है। ये चंडीगढ़ में है पर पंजाब में आता है। इस पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यूनेस्को की धरोहर में ये चीज़ आपकी है जो चंडीगढ़ की है। इसका नाम क्या है? इसका नाम बताता हूँ, ली कार्बे, ली कार्बो, सॉरी ये यहाँ है, ली कार्बो जीआर, ये वाला ली कार्बो जीआर कहाँ पर है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़। और ये क्या है? विश्व धरोहर है, विश्व धरोहर में। ये किसके लिए? वास्तुकार के लिए, वास्तुकार के लिए भाई, ये वास्तुकार के लिए फेमस है। ली कार्बो जीआर, कई बार पेपर में ये पूछ लिया गया ये शब्द, ली कार्बो जीआर कहाँ पर है? चंडीगढ़ में भाई, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। क्लियर भाई? उसके आगे देखते हैं। चलो उसके आगे कुछ नहीं, इस पीछे की स्लाइड ले लो, कुछ और इसके बारे में बता देंगे, भारत के पंजाब के बारे में कुछ चीज़ें और मिलेंगे पंजाब के बारे में। चलो जी यहीं से ले लो, शादी के हवाले पे यहीं पर कुछ टॉपिकों का डिस्कशन कर ले रहे हैं इमेज के साथ। चलो जी आ जाओ, ठीक है। जीआई टैग, जीआई टैग से यहाँ से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना है। जीआई टैग आपने देखा हो, जियोग्राफिकल इंडेक्स जो होता है, जीआई टैग में इसको जो टैग मिला हुआ है वो है फुलकारी। किस पे? फुलकारी पे, फुलकारी। पर भैया ये जीआई टैग फुलकारी की अगर मैं बात करूं तो पंजाब को आज तक इंडिविजुअली कभी भी किसी भी चीज़ को जीआई टैग नहीं मिला। पंजाब को कभी भी जीआई टैग नहीं मिला। किन किन को? पंजाब और हरियाणा, याद रखना। ये फुलकारी जो मिला हुआ है ना जीआई टैग, ये मिला हुआ है हरियाणा और आपके पंजाब को मिलाकर, दोनों राज्यों को मिलाकर ये जीआई टैग मिला हुआ है। क्वेश्चन आए कि जीआई टैग पंजाब को मिला है तो आंसर होगा नहीं। आज तक जीआई टैग पंजाब के किसी भी प्रोडक्ट को नहीं मिला हुआ। क्लियर भाई? उसके बाद में अगर मैं उपनाम की बात करता हूँ, कुछ उपनाम की बात करता हूँ, उपनाम क्या क्या है, उपनाम से भी क्वेश्चन पेपर में बना है।
तो उपनाम की बात करूं पटियाला, पहला लेता हूं मैं पटियाला को। पटियाली का उपनाम क्या है? पटियाली को क्या और कहकर बुलाया करते हैं? पटियाली को कहते हैं रॉयल सिटी। क्या कहते हैं? रॉयल सिटी। रॉयल सिटी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। रॉयल सिटी किस जगह को कहते हैं? तो पटियाला को रॉयल सिटी कहते हैं। अमृतसर को सिटी ऑफ अमृतसर। अगर अमृतसर की मैं बात करूं तो आपको पता है गोल्डन टेम्पल कहाँ पर है? अमृतसर में। तो सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, इसे सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल कहा गया है। एक और जगह की बात करूं, अबोहर। अबोहर को क्या कहते हैं? अबोहर को कहते हैं अफ्रीका का पंजाब। किसका? अफ्रीका का पंजाब। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि अफ्रीका का पंजाब किसे कहते हैं? तो आंसर है अबोहर। पटियाली को क्या कहते हैं? रॉयल सिटी। और आपका अमृतसर को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल। अबोहर को क्या कहते हैं? अफ्रीका का पंजाब। क्लियर भाई? खालिस्तान के बारे में मैंने बता दिया आपको। अगर मैं बात करूं हवाई अड्डे की, तो यहाँ पर हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? देखो यहाँ पर हवाई अड्डे जो हैं, 3 बड़े फेमस हवाई अड्डे, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस जो है पठानकोट वाला है। कौन सा? पठानकोट वाला। नंबर 1 देखो यहाँ पर लुधियाने में, लुधियाना पे एयरपोर्ट है भाई। कहाँ पर? लुधियाना में। पटियाला में भी आपका वो हवाई अड्डा है। और पटियाला ठीक है। एक है पठानकोट। ये क्वेश्चन में आया हुआ है। पठानकोट जो है ये यहाँ पर किसके लिए रिजर्व है? आर्मी के लिए। आर्मी का है। क्लियर भाई? ये किसका? डिफेंस का है। क्लियर है? कितने एयरपोर्ट है यहाँ पर? लुधियाना में एयरपोर्ट, पटियाला और पठानकोट। पठानकोट वाला किसके लिए रिजर्व है? डिफेंस के लिए। क्लियर भाई? अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ बताऊंगा आपको। इसी का एक टॉपिक है रॉक गार्डन। इसे भी आप याद रखना, पेपर में कई बार पूछ लिया गया है। रॉक गार्डन कहाँ पर है? रॉक गार्डन भाई, जो रॉक गार्डन है आपका कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। जब चंडीगढ़ पढ़ाऊंगा ना, जब सब चीज़ बताऊंगा, पर जो मोस्ट इंपोर्टेंट भाई राजधानी है, तो इसलिए मैं इसको लिंक कर रहा हूँ थोड़ा सा। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। इसका एक दूसरा नाम और है नेक चंद सैनी गार्डन। याद रखना, इसका एक अदर नाम है नेक चंद सैनी गार्डन। भाई ये चीज़ आप याद रखना। रॉक गार्डन का दूसरा नाम क्या है? नेकचंद सैनी गार्डन। ये फेमस क्यों है? इसका फेमस का बताओ। ये बना हुआ गार्बेज, जो घर की जो कबाड़े होते हैं, कूड़ा करकट होता है, ये उससे बना हुआ है। ये गार्बेज से बना हुआ है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा फेमस हो जाता है कि रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। दूसरा नाम नेकचंद सैनी गार्डन है। और ये जो घरेलू जो चीज़ें होती हैं, खाली बोतल, डिब्बा सिब्बा जो खाली होते हैं, घर के जो वेस्टेज होता है, कूड़े में जो फेंक देते हैं, उससे बनाया गया है। और ये एक क्वेश्चन सबसे बेस्ट इससे पूछा गया कि ये रॉक गार्डन किस नदी के किनारे बना हुआ है? किस नदी के किनारे? वो झील के किनारे। तो झील का नाम है सुखाना झील। भाई ये सुखाना झील के किनारे पर बना हुआ है। याद रखना, रॉक गार्डन कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। दूसरा नाम नेकचंद सैनी गार्डन है। और ये किस झील के किनारे है? ये सुखाना झील के किनारे है। ठीक है भैया? आगे मैं बात करूं थोड़ी सी और भारत की रोटी का टोकरी, इसको रोटी की टोकरी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? रोटी की टोकरी किसको कहा जाता है? पंजाब को भाई रोटी की टोकरी भी कहते हैं। किसको? पंजाब को। पंजाब का दूसरा नाम और क्या है? भारत की रोटी की टोकरी। भारत की रोटी की टोकरी आ जाता है क्वेश्चन। भारत की रोटी की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो आपके पंजाब राज्य को कहा जाता है। यहाँ पर एक बहुत फेमस झील है। बहुत ज़्यादा, हरी के झील। ये पेपर में कई बार पूछ ली गई है, हरी के झील किस राज्य में है? तो हरी के झील कहाँ पर है भैया? ये आपके पंजाब में है। कहाँ पर है? पंजाब में हरी के झील। अगर मैं बात करूँ एक और, यहाँ पर 2 किले हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कौन से किले हैं? पंजाब में 2 किले हैं। किले ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पेपर में पूछ लिए गए ये दोनों किले, इसलिए मैंने ये भी ऐड कर दिया। यहाँ पर गोविंदगढ़
गोविंदगढ़ किला, गोविंदगढ़ किला है एक आपका, और दूसरा है बहादुरगढ़ किला, बहादुरगढ़ किला। भाई इन दोनों किलन को याद रखना, पेपर में पूछ लिए इसलिए मैंने ये इसमें ऐड कर दिए। भाई दो किले हैं यहाँ पर फेमस, गोविंदगढ़ किला और दूसरा बहादुरगढ़ किला। अब देखो 3-4 चीज़ें मैंने यहाँ बता दी। पंजाब, भारत की रोटी की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? पंजाब। हरी के झील कहाँ पर है? पंजाब में। पंजाब के 2 किले हैं, गोविंदगढ़ किला और बहादुरगढ़ किला, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मैं बात करना चाहूँगा भाई थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात एक और करता हूँ। आज नक्शा पे करेंगे, यहाँ करेंगे भाई, नक्शा के साथ करेंगे तो वो अच्छा समझ में आएगा। चलो जी, आपको एक क्वेश्चन याद होगा, जलियांवाला हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला बाग। जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ था वो आप याद रखना, क्योंकि वहाँ से पेपर कई बार पूछ लिया गया। जलियांवाला बाग। भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड किसी को नहीं पता यार, ये इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। यहाँ कम से कम 2000 से ज़्यादा लोगों पे जनरल डायर के कहने पर गोली मार दी गई। इसकी कहानी सुनाता हूँ तुम्हें। देखो ये जो हुआ था, ये हुआ था 9 अप्रैल। जब 9 अप्रैल आया था, 9 अप्रैल 1919 में 2 क्रांतिकारी थे हमारे यहाँ के, सतपाल और एक थे भाई साहब आपके, एक तो हमारे सतपाल जी है और एक है सैफुद्दीन किचलू। ठीक है, 9 तारीख को भाई ये क्या हुआ, 9 अप्रैल सन 1919 में अंग्रेजी गवर्नमेंट ने सतपाल जी जो क्रांतिकारी हैं, सैफुद्दीन कुचलू को, दोनों को कर लिया गिरफ्तार। जब गिरफ्तार कर लिया तो ये दोनों बहुत बढ़िया क्रांतिकारी थे, तो इनको लेकर 13 अप्रैल जिस दिन बैसाखी होती है, 13 अप्रैल 1919 उस दिन थी बैसाखी। बैसाखी का पर्व भी था उस दिन। भाई उस दिन बैसाखी का भी पर्व था। 1919 में जलियांवाले बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने एक शांति आंदोलन किया, कोई नुकसान नहीं करना, कोई प्रॉपर्टी करना, शांति से बैठे रहे। पर जो जलियांवाला बाग है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये इसका केवल एक ही निकास गेट था। इस तरीका से था, केवल एक ही एंट्री का गेट था इसका, केवल एक ही एंट्री गेट था और कहीं गेट नहीं था। अब क्या हुआ भाई, सत्याग्रह वो चल रहा था, यहाँ आंदोलन चल रहा था, शांति से लोग वहाँ बैठे थे, विद्रोह कर रहे थे पर शांति से बैठे थे, कोई किसी को परेशान नहीं कर रहा था, केवल एक आंदोलन चल रहा था बैठकर किन की उस पर चल रहा था, सतपाल सैफुद्दीन कुचलू। आ जाता जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ। किसके कारण हुआ? सतपाल सैफुद्दीन कुचलू जो भारतीय आंदोलनकारी थे उनके चक्कर में हुआ था ये। ठीक है, 13 अप्रैल सन 1919 पे भाई साहब जो पूरे भारत का वायसराय था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का वायसराय कौन था तब? भारत का वायसराय यहाँ से क्वेश्चन, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। कौन थे? जेम्स फोर्ड। याद रखना, यहाँ से मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। जेम्स फोर्ड कौन थे? वायसराय थे। भाई जैसे वायसराय कौन होते? जो पूरे देश को देखते हैं। हमारे यहाँ जैसे कंपैरिजन करो आप, जो मनमोहन, वो जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वायसराय टाइप के पूरे देश को देख रहे हैं। उसके बाद में हमारा राज्य आ जाता है यूपी में कौन है? मुख्यमंत्री हमारे कौन है? योगीनाथ जी। इनके नीचे वायसराय कौन है? जेम्स फोर्ड थे। इनके नीचे जो पूरे पंजाब को देख रहे थे, उनका नाम था, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ओ डायर। इसी ने आदेश दिया था गोली चलाने का, ओ डायर कौन हो गए हमारे यहाँ? तुलना करोगे तो हमारे योगीनाथ जी से तो कर लो, क्योंकि ओ डायर कौन है? वो राज्यों को देख रहा था, तुलना मत करो। योगीनाथ जी कहाँ और ये कमीना कहाँ? ये तो बहुत कमीना है। योगीनाथ जी की तो बात ही अलग है। ये ओ डायर था, नालायक है। उसके बाद यहाँ का जो सेनापति ओ डायर कौन हो गए? मुख्यमंत्री से कंपैरिजन कर दी। उसके बाद जो सेनापति हो गए, डीएसपी बीएसपी जो आ गए, एसएसपी डीएसपी जो आ गए राज्य के अंदर, वो अधिकारी जो हो गए, उनका नाम था आर डायर। भाई साहब जब विद्रोह हुआ कहाँ पर? जलियांवाले बाग में। बहुत सारे लोग थे, बहुत मात्रा थी लोगों की वहाँ। तो भारत के वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड। क्वेश्चन पूछा गया है।
ओ डायर ने क्या करा, चेम्सफोर्ड ने कहा भाई, जब पता पड़ा कि वहाँ कोई विद्रोह हो रहा तो उन्होंने ऑर्डर दिया ओ डायर को कि देखो क्या घटना घट रही था। ओ डायर ने देखा यहाँ तो विद्रोह हो रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा पंगा हो जाएगा, क्रांतिकारी बात भड़क जाएगी। तो ओ डायर ने किसको आदेश दिया, आर डायर को, और आर डायर को ये आदेश दिया कि भाई उस गेट जलियांवाले बाग पे एक ऑर्डर दिया गया कि भाई जिसको जहाँ से निकलना है निकल जाओ, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कहा नहीं जा सकता। एक ही गेट था, सभी लोग सोचने लगे शांति से हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई लफड़ा तो कर ही नहीं रहा है, सब लोग बैठ रहे। भाई साहब आर डायर ने यहाँ सीधे बंदूक खड़ी करवा के, चारों तरफ बंदूक खड़ी करवा के और ताबड़तोड़ गोली बजवानी चालू कर दी, और इतना नरसंहार हुआ। वहाँ एक कुआं है, उस कुएं में लाशें भर गई थी, पूरा चारों तरफ लाश ही लाश, लाश ही लाश, खून ही खून था, इतने लोग मारे गए। भाई यह चीज़ पे भाई अब क्या हुआ, आर डायर ने ऑर्डर दिया, मार दिया। आज क्वेश्चन पूछता है किसके आदेश पर जलियांवाले बाग में गोलियां चलाई गई, तो आंसर है ओ डायर। याद रखना, आर डायर मत कर गया ना, ओ डायर के आदेश पे। अब क्या हुआ, ओ डायर के इस काम को देख ले अंग्रेजी सरकार बड़ी खुश हुई, अंग्रेजी सरकार खुश हुई कि हमारे बंदे ने इतना बढ़िया काम करा, तो इसे बुला लिया अपने यहाँ वापिस, इसे बुला लिया अपने यहाँ वापिस, ओ डायर को वापिस चला गया। पर भारतीय अंतर पंगा लेके जाएगा का एक बंदा हुआ हमारे यहाँ, ऊधम सिंह। कौन हुए, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के अंदर केवल एक ही दर्द था, वो था जलियांवाले बाग वाला दर्द। ऊधम सिंह के अंदर जलियांवाले बाग वाला दर्द था। ऊधम सिंह 21 साल बाद लंदन गए। कितने साल बाद, 21 साल बाद, 21 वर्ष के बाद। भाई जलियांवाला कांड तो हो गया सन 1919 में, 1919 के बाद 21 साल बाद वहाँ गए, क्या मैं 1940 में, कहाँ, लंदन। 1940 में लंदन गए और ओ डायर को वहीं टपका दिया, लंदन में जाकर ओ डायर को मारा था इन्होंने। तो ओ डायर की मृत्यु किसने करी, ऊधम सिंह ने। कहाँ करी, लंदन में जाके। बदला उसने दिखा दिया कि भारतीयों को हल्के में मत लो, भारतीयों को हल्के में मत लो। देखो जब कितना जिगरा था, अब तो हर चीज़ में भारत संपन्न है, अब तो जिगरा का भी जिगरा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। जलियांवाला बाग कब घटना कब घटी, 13 अप्रैल सन 1919 को। किस दिन थी, बैसाखी वाले दिन। भारत का वायसराय उस टाइम कौन था, चेम्सफोर्ड। किसने गोली चलाने का आदेश दिया, ओ डायर ने। गोली किसने चलवाई, आर डायर ने। जब ओ डायर की मृत्यु करने के लिए भारत से कौन वीर योद्धा गया था 1940 में, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ने जाकर वहीं ठोक दे, टक टाइम। क्लियर है। तो भाई साहब ये जलियांवाला बाग बहुत बड़ा वो है। यहाँ पर जो गद्दारी करी थी, जलियांवाले बाग की इंफॉर्मेशन किसने दी, हंसराज ने। इसका नाम ये गद्दार है, ये गद्दार है हंसराज। क्या नाम है, हंसराज। हंसराज ने ही इसकी पूरी इंफॉर्मेशन किसको दी थी, अंग्रेजी गवर्नमेंट को दी थी हंसराज ने। हंसराज ने ही बताया था कि वहाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है जी, जाओ और वहाँ एक कर दो, और नहीं तो आंदोलन बहुत हावी मात्रा में हो जाएगा। तो ये हंसराज अपने ही अपने को काटते हैं भाई, आज बात याद रखना, अपने ही अपने को काटते हैं, अन्यथा दूसरे की तो औकात ना। आदमी जब भी फंसेगा या जब भी मरेगा अपने के हाथों से मरेगा, क्योंकि अपनों को पता होता है कि आदमी कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर रहा है। कहने का मतलब षड्यंत्र में फंसकर किसी आदमी के अगर साथ कोई घटना हो रही है ना, षड्यंत्र में फंसकर, तो उस षड्यंत्र में कहीं ना कहीं उसके किसी ना किसी अपने का, अपने से घनिष्ठ का, किसी ना किसी का कहीं ना कहीं से संबंध होगा। हंसराज कौन था, भारत का अपना ही तो था। उसने हमारे साथ इतनी बड़ी गद्दारी करी कि जलियांवाले बाग की घटना, इतनी बड़ी घटना उसने बनवा दी। क्लियर है भाई। यहाँ पर मैंने आपको कई चीज़ें बताई पंजाब से रिलेटिव। पंजाब की मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं खालिस्तान, जलियांवाला बाग, अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल है, और यहाँ की जो छोटी छोटी चीज़ें, वो सभी चीज़ मैंने यहाँ पे करी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट राज्य के साथ। बाय बाय।